नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी का मॉडल पेपर करेंगे जो कि राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का है। तो बच्चों देखो, इसमें खंड पहला देखो, आप निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक। निराकर शब्द किस उपसर्ग से बना है? निर। व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता, वो कौन सा है? संस्कृत व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा रचना मनु भंडारी की नहीं है? झूठा सच। लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष किस दिन देखा? कब देखा था? पुत्र की मृत्यु पर। गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है? राजधर्म। कौन सा? राजधर्म। अट नहीं रही है कविता में किस मास की मदकता का वर्णन किया गया है? तो इसका क्या आएगा? फागुन। संगीतकार का कार्य होता है, क्या होता है? मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना। नौवा देखिए, भोलानाथ एवं उसके दोस्तों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? इसमें बा देखो, चूहे के बिल में पानी डालना। मैं क्यों नहीं लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते? बाहरी दबाव के कारण। किसके कारण? बाहरी दबाव। साना साना हाथ जोड़ी। पाठ की लेखिका गंतुक में सुबह आँख खुलते ही बालकोनी की ओर क्यों दौड़ी? कंचनजंगा देखने के लिए। तिमरो माया सेंधे मलाई साथा ऊंच पंक्ति का तात्पर्य क्या है? तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। क्या है? तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। इसकी उत्तर तालिका ये दे रखी बच्चों, देख लो आप इसको अच्छी तरह। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें क्या दे रखा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक। क्या कहलाती है? सकर्मक। वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण दोष रूप रंग आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? गुणवाचक। वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। यह अविकारी शब्द। अव्यय अविकारी शब्द। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। अब इसमें देखो 5वां, स्वागत शब्द में कौन सा संधि है? यण संधि। स्वागत शब्द में क्या है? यण संधि। रात दिन शब्द में कौन समास है? द्वंद्व समास है। तो प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अब इसमें एक गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न पढ़ो, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ फिर दिखाओ। इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। दूसरों को लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थ है। अब बच्चों इसमें से प्रश्न के उत्तर देंगे, ठीक है ना? जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा जो कि बहुविकल्पात्मक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस ऑप्शन को करेंगे। जैसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? त्याग और सेवा। दूसरों के लिए सोचने से हृदय में किस प्रकार का बल आ जाता है? कैसा? सिंह सा। स्वार्थी शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांट कर बताइए। तो क्या होगा इसका? स्वार्थी का निस्वार्थ। स्वार्थ का निस्वार्थ।
उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, ये दे रखा, हमारे आदर्श त्याग और सेवा। लेखक को क्या देखकर प्रसन्नता होगी? लेखक को दूसरों के लिए परिश्रम करते हुए मरते देखकर प्रसन्नता होगी। कौन सा व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है? जो व्यक्ति पूर्णतः निस्वार्थ है और उत्तम रूप से कार्य करता है। जो व्यक्ति पूर्णतः निस्वार्थ है वही उत्तम रूप से कार्य करता है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अब इसके अंदर पद्यांश मतलब एक कविता दे रखी है, उसको देखकर पढ़कर उसके प्रश्न का जवाब हमें देना है। ऊषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर आगे बढ़ा शिशु रवि। बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि, डर था प्रतिपल अपरूप यही जादुई आभा, जाए न बिखर। तो बच्चों देखो, प्रश्न पहला है, पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब इसका शीर्षक क्या है, किसके ऊपर है ये? ऊषा की लाली मतलब सुबह के ऊपर। ऊषा की लाली, तो इसका पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? इसका प्रातःकालीन सौंदर्य या भोर की आभा। पद्यांश में किस समय का वर्णन हुआ है? ये सुबह का वर्णन हुआ है। कब का वर्णन हुआ है? सुबह का। सुबह के समय का वर्णन हुआ है। कवि को क्या डर लग रहा था? कवि को बच्चों क्या डर लग रहा था? कवि को डर लग रहा है कि वह प्रातःकालीन चमक बिखर ना जाए। क्या डर लग रहा था? कि जो सुबह की चमक है वह बिखर ना जाए। ठीक है बच्चों। कविता में कवि ने हिमगिरी किसे कहा है? हिमालय को। हिमगिरी के शिखर किससे निखर गए हैं? ऊषा की लाली। जैसे सुबह सूरज की रोशनी पड़ती है तो पहाड़ खिलने लग जाते हैं, चमक आ जाती है उनमें। कविता में रवि को किसके समान बताया है? किसके समान बताया है? शिशु के समान। किसके समान बच्चों? शिशु के समान। अब देखो बच्चों, अब प्रश्न 5, ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और उत्तर पुस्तिका में देखो। जैसे आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोशनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरत कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय अपने कानों में एक स्वर तलंग झनकार सी कर उठा। बच्चों देखो, ये गद्यांश, इसको आप पढ़ लेना अच्छी तरह। अब इसमें उत्तर देना है हमें। आषाढ़ मास में प्राकृतिक वातावरण कैसा होता है? तो बच्चों इसको पढ़ के हम इसमें ढूंढेंगे। आषाढ़ मास में आसमान बादलों से घिरा होता है, धूप का नाम नहीं होता और ठंडी पुरवाई चलती है और रिमझिम वर्षा होती रहती है। ठीक है बच्चों। इसमें आषाढ़ मास मतलब आषाढ़ महीना, हिंदी में जो महीने होते हैं उसके बारे में बताया गया कि आषाढ़ माह में जो हमारा वातावरण है वो कैसा रहता है। धीरे धीरे हवा चलती है ठंडी, बादलों से घिरा होता है, धूप का नाम नहीं होता है, ठंडी पुरवाई चलती है और रिमझिम हल्की हल्की बारिश होती रहती है। आषाढ़ की रिमझिम में गांव के लोग क्या करते हैं? आषाढ़ की रिमझिम में समूचे गांव के लोग खेतों में उतर पड़ते हैं, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोशनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरत कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। किसके संगीत के स्वर को तरंग स्वर और एवं लोगों के कानों की ओर आ रही हैं? इसमें क्या है बच्चों? बाल गोविंद भगत की संगीत तरंग सर्वत्र फैल रही है। बाल गोविंद जो भगत है उसकी जो संगीत की तरंग है वो सब जगह फैल रही है। बच्चों देखो, इसमें क्या है, प्रश्न 5 में 2 गद्यांश आएंगे। इसमें से एक गद्यांश के प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। तो देखो, अथवा में दे रखा है, दूसरा ये रहा, आप देख लो इसको अच्छी तरह देख लो। इसका भी जैसे कि ऊपर कराया था ऐसे 3 प्रश्न इसमें, 3 प्रश्न उसमें रहेंगे, आपको ये करने हैं। ठीक है ना। जैसे 4 तक तो सभी करने हैं,
और 5वें में आपको अथवा करके 2 दे रखे हैं, 2 में से एक हमें करना है। और ये 6वें में प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखो इसको पढ़ो। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली सांदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इस काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है? इस कविता में क्या कहा गया है कि अनेकता में एकता एवं आपसी सहयोग जैसी मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। खेतों में लहलाती हुई फसल को देखकर मानव मन में क्या चित्र उभरता है? कल्पना के आधार पर लिखिए। खेतों में जो फसल लहराती हैं, फसल को देखकर मानव मन में यह चित्र उभरता है कि धरती की हरितिमा का प्रसार कितना मनोरमा है। इसे उत्पन्न करने में किसान एवं खेतिहर श्रमिकों का श्रम साकार हो रहा है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, पंक्ति का आशय लिखिए। तो बच्चों इसका आशय यह है कि सूरज की किरणों ने इन फसलों को अपनी ऊष्मा देकर इस तरह का रूपांतर किया है। तो बच्चों ये प्रश्न 6 में हमें ये कहा गया है जैसे कि जो पठित गद्यांश है उसमें 2 कविता दी गई हैं। जैसे प्रश्न नंबर 5 में दी गई थी वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। 2 दिए गए हैं, 2 में से हमें एक करने हैं। 3 प्रश्न इसमें, 3 प्रश्न उसमें है। ठीक है ना बच्चों? तो आपको इसके उत्तर देने हैं। अब देखो खंड खत्म हो गया पहला, अब खंड बा आएगा। इसमें देखेंगे हम खंड बा में निम्नलिखित लघुरात। अब हमारे प्रश्न चालू हो जाएंगे जो हमने अपनी किताब में प्रश्नोत्तर कर रखे हैं। निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। जैसे हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर देना है। खंड बात चालू हो गया, ख़त्म हो गया, बात चालू हो गया। तो इसमें नेताजी का चश्मा पाठ है, बच्चों आपने पढ़ा होगा, उसी के आधार पर हमें उत्तर देना है। हालदार साहब ने नेताजी के प्रति सम्मान एवं भावना देखकर सोचा कि शायद कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, यह आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। किंतु जैसे ही सामने कैप्टन के रूप में बूढ़ा, मरियर और लंगड़ा आदमी खड़ा देखा तो हालदार साहब अवाक रह गए। प्रश्न नंबर 8 देखो बच्चों। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक के पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, तो इसका उत्तर हमें देना है। लखनवी अंदाज कहानी में यशपाल ने लेखक के एक नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली के कथानक उपस्थित किया है। नवाब साहब ने खीरों को छीलकर और नमक मिर्च लगाकर केवल सूंघा और कहा कि इसका स्वाद लाजवाब है। खीरे खाए नहीं, फेंक दिए। इस तरह दिखावटी रईस बनने का आचरण होने में लेखक ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। किस पर किया है? सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। अब प्रश्न 9 देखिए। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। ये पाठ है बच्चों, नौबत खाने में इबादत। इसके पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव कार्यों पर शहनाई बजाते थे। उनके शहनाई वादन के समान सुरीला अन्य कोई शहनाई वादक नहीं हुआ और उनके शहनाई वादक से ही काशी में मंगल आरती शुरू होती थी। बच्चों थोड़ा ये धुंधला धुंधला दिख रहा है, पर आप कोई समस्या हो तो मैसेज कर देना।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर वीर योद्धा का विशेषता बताइए। अब ये बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। काव्यांश के आधार पर वीर योद्धा की विशेषता बताइए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाते हैं और अपनी वीरतापूर्ण कार्यों से अपने वीरत्व का परिचय देते हैं। उनमें पौरुष का अहंकार नहीं होता है और अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न नंबर 11। आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? आत्मकथ्य काव्यांश के आधार पर समझाइए। तो बच्चों देखो इसको, आत्मकथ्य कविता में कवि ने आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं है इसलिए कहा है कि अभी तक उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिससे दूसरों को सुनाया जा सके। वह अपनी मनोव्यथाओं को भूलने का प्रयास कर रहा है। अभी उसको वंदना व्यथाएं भी सोई हुई शांत पड़ी हैं, वह उन्हें फिर से जगाने का इच्छुक नहीं है। बच्चों आप पढ़ लेना इसको और उसमें से उत्तर आया है आपके पाठ में से। प्रश्न नंबर 12। दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, कथन में निहित भाव समझाइए। कवि के अनुसार दंतुरित मुस्कान मृतक तुल्य व्यक्ति में भी जीवन का संचार कर सकती है। एक संवेदनहीन व्यक्ति भी अबोध एवं सुकुमार शिशु की मोहक मुस्कान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह उसके भी हृदय में वात्सल्य की तरंग जगा सकती है। प्रश्न नंबर 13 देखो। लेखक के साथियों ने मूसन तिवारी को क्या कहकर चिढ़ाया और उसका क्या परिणाम हुआ? माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए। अब देखो प्रश्न नंबर 13 माता का आंचल पाठ है, उसके आधार पर लिखना है। ढीठ बेजू के स्वर में स्वर मिलाकर लेखक के दोस्त बेचारे मूसन तिवारी को बुढ़ावा, बेईमान, मांगा करेला और चोखा कहकर चिढ़ाते हुए चिल्लाने लगे। मूसन तिवारी ने उन्हें खदेड़ते हुए भगा दिया। विद्यालय में जाकर शिकायत करने पर गुरुजी ने उन्हें पकड़कर लाने का आदेश दिया और आने पर उन्हें सजा मिली। प्रश्न नंबर 14 देखो बच्चों। लेखक ने जीव अव्यय के बारे में क्या अनुमान लगाया? मैं क्यों नहीं लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेखक ने देखा कि भारत के पूर्वी सीमा पर सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार गिराते, जबकि उन्हें आवश्यकता बहुत कम मछलियों की होती। इस जीव अपव्यय में लेखक ने अनुमान लगाया कि अणु बम द्वारा कितने ही जीवों की सांसें खत्म की गई होंगी। प्रश्न नंबर 15 देखिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इसका है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थ है अपनी बात सबसे अलग रखना। पायल कक्षा में मिलजुल कर नहीं चलती, वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती है, इसलिए कक्षा में अलग अलग पड़ जाती है। खंड सा देखेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा कितने हैं? 60 से 80 शब्द। ये प्रश्न नंबर 16 में 2 प्रश्न दिए गए। मानव की जो योग्यता उसके आत्मविनाश की साधना का आविष्कार कराती है, हम उसकी संस्कृति कहें असंस्कृति। बच्चों देखो 16 में 2 हैं तो आप उनको देख लीजिए, कोई एक उत्तर देना है। तो यहाँ तो 2 उत्तर हैं, हमको एक उत्तर देना है। अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों से किया? प्रश्न नंबर 17 देखो, इसमें भी 2 हैं तो इसका देखो 17 का पहले का मैं बता रहा हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है, क्योंकि उसे फागुन में प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई प्रतीत होती है और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रही है।
तो इसमें क्या कहा है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है, क्योंकि उसे फागुन की प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई प्रतीत होती है और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्य के दर्शन पेड़ पौधों में आए नव खिसलाए खिले हुए फलों फूलों आदि सभी में हो रहा है। फूलों की सुगंध मतवाली वायु के साथ प्रसारित होकर प्रकृति में ही नहीं तन मन पर भी छा रही है और उसके सीधा प्रभाव लोगों को पड़ रहा है, जिससे उनके मन उमंगित हो रहे हैं। कभी इसके सौंदर्य में अपनी आंख हटा नहीं पा रहा है, वह इसकी व्यापकता को ही केवल देखता रहता है। बच्चों देखो, पहला मैंने करा दिया है, ये इसमें दो अथवा करके दो दे रखे हैं, तो हमें एक करना है। तो आप पहले वाले को देख लो और दूसरे वाले को देख लो। 3 नंबर का प्रश्न है, उत्तर सीमा 60 से 80 शब्द में देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। प्रश्न नंबर 18 में भी दो दे रखे हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर समझाइए। मैं क्या लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक कौन कौन सी बातें प्रेरित करती हैं। बच्चों देखो आप इसको, लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रम साध्य महिलाओं के लक्ष्य करके कहा है जो पाठ पर डोको बांधकर उसमें बच्चों को संभालती हुई परिश्रम करती है। उन श्रम सुंदरियों का परिश्रम वेस्ट इन रिपोर्टिंग के आधार अर्थात बहुत कम लेकर लौटाती हैं। यह कथन सत्य है। हमारी ग्रामीण महिलाएं बार बार गृहस्थी को संपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ कृषि पालन में कठिन परिश्रम करती हैं। इस दृष्टि से वे बहुत काम लेकर समाज को अत्यधिक लौटाती है। हमारी प्रति उनके प्रति सकारात्मक भावना भी नहीं होती, किंतु उनका श्रम देश के प्रति प्रगति में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, इसमें दो दे रखे, हमें एक करना है। प्रश्न नंबर 19 में भी ऐसे ही दे रखा है। जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतज्ञ को संक्षिप्त परिचय दीजिए। रामवृक्ष मैनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कृतज्ञ को संक्षिप्त परिचय दीजिए। बच्चों आप देख लो इसको, 19वां आप ऐसे कि ऐसे समझ लेना और इसको लिख लेना। देख लो अच्छी तरह बच्चों। अब आएगा निबंधात्मक प्रश्न दा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। देखो 3 है, आपको एक पे लिखना है। एक विषय देख लो, जैसे कि मैंने लिखा है मोबाइल फ़ोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप। देखो प्रस्तावना, मोबाइल का करी समेती उपयोग, लते इसकी बुरी न करो दुरुपयोग। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार ने पूरी दुनिया को एक नया रूप दे दिया है। देखो बच्चों, मोबाइल के उपयोग भी हैं, उपयोग में इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो इसको देखो, मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रभाव। मोबाइल फ़ोन वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मोबाइल फ़ोन त्वरित संप्रेषण का मुख्य साधन है। बिजली का बिल जमा कराने के लिए चेकिंग, बैंकिंग क्रियाकलाप तक सब कार्य मोबाइल से होते हैं। बच्चों देखो इसको, मोबाइल फ़ोन से लाभ या वरदान, इसको देख लो आप। ये मतलब मोबाइल के बारे में पूरा संक्षिप्त विवरण है, निबंध है पूरा, आप इसको देख लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना, मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रभाव, मोबाइल फ़ोन से लाभ या वरदान, मोबाइल फ़ोन से हानि अभिशाप, क्या नुकसान है मोबाइल फ़ोन का, और लास्ट में उपसंहार। निसंदेह मोबाइल फ़ोन विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी साधन है, किंतु इसके असीमित प्रयोग करने अथवा दुरुपयोग से सदा बचने की आवश्यकता है। इसका अधिक प्रयोग विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहितकार है। क्या है? अहितकार है, हानिकारक है। ठीक है बच्चों। अब देखो प्रश्न नंबर 21। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का राकेश कुमार मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, और अथवा दोनों में से एक करना है हमें। देख लो, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर राजस्थान, शैक्षिक भ्रमण के संदर्भ में निवेदन है कि हमारी कक्षा के सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। गत वर्ष भी हमारे सभी सहपाठी शैक्षिक भ्रमण पर गए थे। इससे हमारा ज्ञानवर्धक तो होता ही है, साथ ही अन्य क्षेत्रों की विविधता को साक्षात अनुभव प्राप्त होता है। हम इस बार आगरा, मथुरा एवं वृंदावन का भ्रमण
करना चाहते हैं। इसके लिए कक्षा अध्यापक एवं व्यायाम शिक्षक का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि हमारे शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने की स्वीकृति प्रदान करें। इसके लिए संबंधित गुरुजनों को उचित आदेश देकर हमें अनुग्रहित करें। प्रार्थी कौन है? राकेश कुमार, कक्षा प्रतिनिधि, कक्षा 10। अब प्रश्न नंबर 22 है बच्चों, 4 नंबर का है ये भी। ये अवतरण को संक्षिप्तीकरण कीजिए। इसको पढ़ो अच्छी तरह। दो चीज़ दे रखी हैं, एक तो ऊपर दे रखा है और दूसरा पंक्ति का पल्लवन करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहले का उत्तर तो ये रहा। जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्रेम करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतज्ञता का प्रयोग व्यवहार नहीं करता। बच्चों देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी भी लक्ष्य को आदि प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बनी रहने वाली आशा और उत्साह का संचार ही है। जब मनुष्य अपने मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लिए चलता है तब मार्ग में आने वाली बाधाएं, तकलीफों और प्रभाव कम होता रहता है, क्योंकि उसे निरंतर अपने आप ही से मंजिल तक पहुंच सकने का निश्चय मिलता रहता है। बाहरी प्रोत्साहन का अपने महत्व होता है, किंतु मनुष्य जब तक खुद के प्रेरित ना करे तब तक लाख अनुकूलता एवं शुभ अवसर सामने हो, लक्ष्य की प्राप्ति असंभव प्राय ही रहती है। घातक बीमारी से भी व्यक्ति का भीतर से लड़ने की शक्ति उसमें नवीन प्राणों से चर कर देती है। इसलिए जीत का संबंध शारीरिक भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणाओं से अधिक है। अगर आपने मन में ठान लिया ये कार्य करना है तो वो हम करके ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं मन के हार है और मन के जीते जीत। तो बच्चों आज हमने ये मॉडल पेपर कराया है कक्षा 10वीं का हिंदी का। आप इसको अच्छी तरह देख लेना बच्चों, पढ़ लेना, ठीक है। तो बच्चों धन्यवाद।